Formal good evening. So in the previous lecture we discussed about two concepts. The first was the what is state and the second was the elements of state. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की थी. पहला था कि राज्य क्या होता है और दूसरा यह था कि राज्य के कितने तत्व होते हैं. These were the two parts. यही दोनों पार्ट्स जो है डिस्कस किया था. Anyone who is facing any kind of problem in these two concepts, what is state and what are the elements of state, इन दोनों चीजों में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, वरना मैं पूछूंगा. ठीक है? हाँ पूछो. You were not present in both lectures. नहीं थे तो आप YouTube पे देखिएगा, फिर डाउट होगा तो पूछिएगा. डाउट उसका होता है जो क्लास देखता है, जो क्लास ही नहीं देखा उसको कोई डाउट नहीं होता है. ठीक है? ये तो पूरा का पूरा ही ब्लैंक है. तो आते हैं हम लोग स्टेट पे. अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, जो मैंने आप लोगों को मेंस का क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिस क्वेश्चन में हम लोगों ने मैंने ये बोला था कि अगर कहीं पे ऐसा हो कि कूप का सिचुएशन हो जाए, कूप का सिचुएशन हो जाए यानी कि तख्ता पलट हो जाए. हिंदी में कूप को क्या बोलते हैं? तख्ता पलट. तो क्या उस पर्टिकुलर जगह पे स्टेट यानी राज्य का कंसेप्ट जो है कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे राज्य का कंसेप्ट जो है कंटिन्यू रहेगा. क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो गवर्नमेंट एलिमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पीपल, ठीक है, हु आर प्रैक्टिकली एक्सरसाइजिंग द पॉलिटिकल पावर. कि सरकार जो है एक या एक से ज्यादा लोगों का समूह होता है जो व्यवहारिक स्तर पर जो है राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं. तो अगर मिलिट्री आ जाता है तो मिलिट्री भी तो ग्रुप ऑफ पीपल है. जो पॉलिटिकल पावर जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि एक चुनी हुई सरकार जिस पॉलिटिकल पावर का यूज कर रही थी, अब उसकी जगह जो है उस पॉलिटिकल पावर का यूज कौन कर रही है? मिलिट्री कर रही है. तो पॉलिटिकल पावर तो यूज हो ही रहा है, कंटिन्यूएशन तो है ही है. तो गवर्नमेंट का जो कंटिन्यूएशन है वो डिजॉल्व नहीं होगा, इसलिए स्टेट का भी कंसेप्ट डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है? और यहां पे बात हुई है कि मिलिट्री जो है वो इंटरनल है. जो कूप हुआ है वो इंटरनल मिलिट्री ने किया है, किसी बाहर की कंट्री ने आके अटैक नहीं किया है. किसी बाहर की कंट्री ने आके जो है एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं हुआ है. एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है कि बाह्य आक्रमण, तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ये जो कूप हुआ है वो इंटरनल है, इसलिए गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी कंटिन्यू रहेगा एंड एट द सेम टाइम जो है जो आपका स्टेट का कंसेप्ट है वो भी रहेगा. अगला जो पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना था, दिस पार्ट इज एक्चुअली द नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता. देखिए, सुन लीजिए पहले फिर लिखिएगा. इट्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन. रुक जाओ पहले, बाद में लिखना. इट्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन दैट वेदर वी नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम इन ऑर्डर टू लीड अ कंफर्टेबल और अ प्रॉपर लाइफ ऑफ पीपल और नॉट. ठीक है? कि जो आम लोग होते हैं ठीक है, उनके उचित जीवन जीने के लिए क्या हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है या नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन है कि अगर राजनीतिक व्यवस्था को हटा दिया जाए, अगर पॉलिटिकल सिस्टम को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या हम जिस तरह से आज के टाइम में अपना लाइफ कंडक्ट कर रहे हैं या जिस तरह से आज हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, क्या उस तरह से हम अपनी लाइफ जी पाएंगे? ठीक है? तो ये एक नेचुरल क्वेश्चन है. अब इस नेचुरल जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इसके दो आंसर हो सकते हैं. देयर कैन बी टू पॉसिबल आंसर्स. वन इज यस, जी हां, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है. दूसरा हो सकता है नो. अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं. ठीक है? अगर हमें पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है तो क्यों है, और अगर नहीं जरूरत है तो क्यों नहीं है. क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम एक सोसाइटी को लीड करने के लिए, एक सोसाइटी को गवर्न करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है कि नहीं है, इसके बारे में दो आर्गुमेंट है. एक ऐसा सेक्शन है जो बोलता है कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है. उसके अपने आर्गुमेंट हैं, उनके अपने कुछ तथ्य हैं.
और एक सेक्शन ऐसा है कि जो कहता है कि बिना पॉलिटिकल सिस्टम के, बिना राजनीतिक प्रणाली के सही पूछा जाए तो समाज को चलाना मुश्किल है। उनके अपने कुछ आर्गुमेंट है, उनके अपने कुछ बात है। तो दोनों ही पार्ट्स को हम लोग यहां पे डील करेंगे। कुछ सेक्शन जो बोलते हैं कि नहीं है जरूरत, वो क्या बोलते हैं, और कुछ सेक्शन जो बोलते हैं कि जरूरत है, वो क्या कहते हैं। फिर इसको हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। तो ये वाला लाइन इंग्लिश मीडियम वाले पहले नोट कर लीजिए, फिर हिंदी वाले उसके बाद जब स्लाइड खोलूंगा तो नोट कर लेंगे। हेडिंग बना लीजिए, नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता। इंग्लिश मीडियम डन, जल्दी करो। चलिए हिंदी मीडियम लिख लीजिए इसी चीज को। इंग्लिश में लिख रहे हो हिंदी में? अच्छा, सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इस पार्ट को जिसमें जो लोग बोलते हैं कि किसी भी सोसाइटी को लीड करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को डील करेंगे, उसके बाद उस पार्ट को डील करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, हिंदी मीडियम डन। तेज लिखो। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कहता है, पहले सुन लीजिए फिर आप लोग लिखना शुरू करिएगा। कहता है कि फ्यू स्कॉलर्स बिलीव दैट वी डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि जो मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, जो मार्क्सवादी होते हैं, मार्क्सवादी बोलते हैं कि हमें किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है। इसमें जो सेक्शन था मार्क्सिस्ट का जो ये बोलता था कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है। ममतेश मैं क्लास में हूं बेटा, निकल के कॉल करता हूं। हेलो। तो जो सेक्शन था जो कहता था कि पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है, जैसे मार्क्सवादी जो थे, मार्क्सिस्ट जो थे, वो कहते थे पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो उनके कुछ ना कुछ तो आर्गुमेंट होंगे ना, कुछ ना कुछ कारण तो उनको देना पड़ेगा ना, रीजन तो देना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं कि इस तरह के जो स्कॉलर होते हैं वो ये कहते हैं कि पीपल डू नॉट नीड पॉलिटिकल सिस्टम, रादर द पॉलिटिकल सिस्टम इज द मिस्टेक, द पॉलिटिकल सिस्टम इज द मिस्टेक कंडक्टेड बाय पीपल इन द पास्ट। कहते हैं कि कुछ विद्वानों या विचारकों का मानना है कि समाज को राजनीतिक प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो राजनीतिक प्रणाली आज है वो मनुष्यों का, ठीक है, मतलब जो इतिहास है उसमें, इतिहास में जो है या भूतकाल में जो मनुष्य हैं उनके द्वारा किए गए गलतियों का ही नतीजा है। फिर आगे कैसे बोलते हैं इसको, कैसे जस्टिफाई करते हैं, आगे जस्टिफाई करते हैं कि इफ all the people work rationally and with mutual trust then there will be no need of political system। कहते हैं कि अगर सभी आदमी तार्किक तरीके से काम करें और म्यूचुअल ट्रस्ट अगर आपस में है, मतलब परस्पर अगर विश्वास है एक दूसरे के ऊपर, तो फिर किसी भी तरह की गवर्निंग बॉडी की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब लोग जो है बराबर के लेवल पे रहेंगे, सब बराबर काम करेंगे।
तो इस स्लाइड के ऊपर क्या समझाया गया आपको कि जो कुछ स्कॉलर्स होते हैं जैसे मार्क्सिस्ट हो गए, लेनिन ओनिन और ये लोग थे, इसमें गांधी जी भी थे, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है, गांधी जी का भी नाम आता है इसमें। तो जो ये लोग जो वर्ग था वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम जो ह्यूमन है उसके पास्ट में किए गए मिस्टेक का एक रिजल्ट है, एक नतीजा है, ठीक है। अगर सब लोग जो है रेशनल तरीके से काम करें, रेशनल तरीके से काम करने का मतलब समझ रहे हैं, तार्किक, मतलब गलत और सही का फर्क करते हुए और फिर सही तरीके से काम करना, राम राज्य टाइप का, है ना। और अगर एक दूसरे पे अगर म्यूचुअली ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, तो किसी भी तरह के किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं है जिससे कि सोसाइटी को गवर्न किया जाए। सोसाइटी जो होगी वो क्या करेगी, सेल्फ गवर्न होगी, खुद से गवर्न होगी। तो इसको लिख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लोग। इसके मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इस वायर से कुछ प्रॉब्लम है। हाँ चले, हो गया भाई। प्रशांत, एक मीडियम में लिखो, दोनों मीडियम कवर करोगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए, कहता है कि जो व्यू मैं पहले बताया हूं कि जिसमें बोलते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसके कुछ सपोर्टर हैं। उन सपोर्टर में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो किसका आता है, कार्ल मार्क्स का आता है। कार्ल मार्क्स तो सीधे बोलता था स्टेटलेस सोसाइटी, क्या बोलता था, राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहां पे कोई स्टेट का इंटरफेरेंस ना हो, किसी भी तरह का राज्य का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो कार्ल मार्क्स थे और लेनिन थे। इवन ये दोनों तो मतलब बोल सकते हैं आपकी जो है मेन इसमें थे। इन्होंने डायरेक्ट बोला था कि स्टेट की कोई जरूरत नहीं। गांधी जी ने कभी इस बात को, देखिए गांधी जी के जो थॉट्स थे वो बहुत प्रैक्टिकल, और गांधी जी का जो थॉट था वो बहुत ही मॉडरेट लेवल पे काम करता था। तो वो मतलब बैलेंस बनाना जानते थे चीजों को। तो उन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी ने कि इवन महात्मा गांधी बिलीव दैट ईच पर्सन ऑफ सोसाइटी, इफ, यहां पे इफ नहीं दिया गया, इवन महात्मा गांधी बिलीव दैट, हाँ, if each person of society gets fair opportunity for their spiritual advancement, then there would be no need of political system। देखिए इन्होंने एक चीज कह दिया, अब आप इस चीज को समझिए। बोलते हैं कि समाज का अगर प्रत्येक व्यक्ति को अगर आत्म प्रवर्धन या आत्म संवर्धन, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एडवांसमेंट का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, देखिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पॉलिटिकल सिस्टम की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बात किया इक्वलिटी का। क्या बात किया, इक्वलिटी का, समानता की बात की। इन्होंने बोले कि एवरीवन शुड गेट दी इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि सबको जो है इक्वल लेवल पे मटेरियल सक्सेस मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबको इक्वल लेवल पे मटेरियल सक्सेस मिलना चाहिए। मटेरियल सक्सेस का मतलब हुआ कि भौतिक सफलता। भौतिक सफलता मतलब कि जो धन होता है, संपदा होता है, ठीक है, दी वेल्थ,
वेल्थ पार्ट एंड दी लग्जरी वेल्थ एंड ऑल दिस। उसके बाद इन्होंने बोला इसके अंदर जो चीज होता है कि स्पिरिचुअल पार्ट का मतलब जो यहां पे है इनका, स्पिरिचुअल पार्ट का मतलब ये हुआ कि मानसिक तौर पे, मेंटल लेवल पे इन्होंने बात किया। मेंटल लेवल पे बात करने का मतलब ये है कि इक्वलिटी इन एजुकेशन, इक्वलिटी इन एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द एजुकेशन इक्वली। मतलब ऐसा ना हो कि आपका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तो इन्होंने जो बात कही ना कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए अगर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले तब पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये आपको लगता है कि वो ऐसे मिल जाएगा? देंगे क्या? दोज पीपल हु आर एट द एडवांटेजियस पोजीशन, जो लोग आज के समय में समाज में एक लाभकारी जगह पे हैं, दे वुड नेवर स्पेयर देयर बेनिफिट। वो अपने प्रिविलेज को कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, वो अपने लाभ को कभी छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको फिर वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? सी द गवर्नमेंट इज सेंडिंग द लिमिटेड थिंग्स। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब उस रिसोर्स पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो इस रिसोर्स का बड़ा पार्ट लेके बैठा हुआ है। तो जो मार्जिनल पार्ट है, जो छोटा सा पार्ट है, उस पर इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा? पॉसिबल है क्या? तो इसके लिए रेगुलेटिंग बॉडी लाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी लाना ही पड़ेगा। तो गांधी जी का जो अप्रोच था वो बहुत ही प्रैक्टिकल था। ठीक है, इन्होंने बोला कि अगर यदि ऐसा हुआ तो ऐसा ना होगा ना, स्टेटलेस सोसाइटी की बात आएगी, है ना। तो बहुत बैलेंस्ड इनका अप्रोच था। वैसे गांधी जी के कुछ थॉट जो है यूटोपियन थे, ऐसा नहीं है, देयर वर मेनी थॉट्स। राम राज्य की बात करते तो उसमें भी कई यूटोपियन चीजें थी। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टुमारो वी शैल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। लेनिन कहां से था भाई? सही कह रहा है। कार्ल मार्क्स बहुत खतरनाक था। आप किसी भी सेक्शन में जाइए, सोशियोलॉजी में जाइए, पॉलिटिकल साइंस में जाइए, एक ये था और एक मैक्स वेबर था। दिस बोथ आर लाइक कि एकदम यूनिवर्सली अपीयर होते हैं ये। हाँ हाँ, करेक्ट। वो सोशियोलॉजी में भी जाना है, पॉलिटिकल साइंस में जाना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना है, ऑलमोस्ट जो है हर जगह पे उनका जो है स्टडी करना हम लोग को। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलिए, नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाई डू वी नीड द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, हमें पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत क्यों है? तो क्या होता है कि अगर बात किया जाए, कुछ स्कॉलर्स को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू स्कॉलर्स, अगर कुछ स्कॉलर्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी को जो है एक ऑर्डर्ड तरीके से गवर्न या ऑर्गेनाइज तरीके से गवर्न करने के लिए हमें जो है गवर्नमेंट या एक पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्यों? आर्गुमेंट क्या देते हैं? बोलते हैं कि चाहे आदमी कितना भी रेशनल क्यों ना हो जाए, ठीक है, आप जितना भी रेशनल हो जाए, लेकिन हर आदमी का कुछ अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है, खुद का इंटरेस्ट होता है। तो आपका अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका कुछ अपना है, आपका कुछ अपना है। तो जब इन इंटरेस्ट के अंदर जब डिफरेंसेस आएंगे तो कंफ्लिक्ट अराइज होगा, और जब कंफ्लिक्ट अराइज होगा तो उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किसी ना किसी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि except few philosopher, most of the scholars believe that the society need a political system, because doesn't matter कि कोई आदमी कितना भी रेशनल क्यों ना हो, लेकिन
किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके साथ कंफ्लिक्ट होना नेचुरल है एक सोसाइटी में अगर वो रह रहे हैं तो, ठीक है। और उस तरह के कंफ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम या एक गवर्निंग बॉडी की जरूरत पड़ती है, इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। हाँ, इसको क्या हो गया, सबके सब एक ही साथ धोखा दे रहे हैं। वो तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई, ऋषिका? हेलो। अरे वाह, बहुत प्यारा झूठ। हाँ, किसका? अच्छा, सुष्मिता। तुम तीनों क्लोज फ्रेंड हो? डन। अमित, हो गया? वेरी गुड। देखिए, जो स्टेट होता है वो बेसिकली क्या करता है कि स्टेट जो है एक कॉमन लॉ बनाता है, ठीक है। और उस कॉमन लॉ के फ्रेमवर्क में जितने भी लोग होते हैं स्टेट के, सबको उस कॉमन लॉ के फ्रेमवर्क में लाता है, ठीक है। और हर किसी को कॉमन लॉ फॉलो करना होता है। जैसे आप आज के टाइम पे जैसे ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं या ट्रैफिक लॉ फॉलो करते हैं, कोई भी इस तरह का जो लॉ होता है वो सारा लॉ फॉलो करते हैं। अगर इस तरह का कोई लॉ नहीं होता तो क्या सोसाइटी में यही ऑर्डर रहता जो आज के टाइम में है? नहीं है, नहीं होता, ठीक है। और जो लॉ क्रिएट करता है स्टेट, उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। वो चाहे कोई भी आदमी होगा, अगर वो लॉ को वायलेट करता है तो उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। और ये बात सबको पता होता है। इसलिए हर कोई जो होता है एक प्रॉपर तरीके से या प्रैक्टिकल तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज तरीके से चले, हर कोई प्रॉपरली बिहेव करे, तो एक ऐसे कॉमन लॉ की जरूरत पड़ती है जो सबको एक नजर से देखे या सबके लिए बराबर हो। और इस तरह का कॉमन लॉ फ्रेम करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके अलावा भाई आप एक बात बताइए, अगर सोसाइटी ने अपना खुद का लॉ बना भी लिया, कि सोसाइटी ने एक मैनर बना लिया कि हम इस तरह से काम करेंगे, तो आखिर वो जब लॉ वायलेट होगा तो उस पर कोई ना कोई जजमेंट डिलीवर करने वाला होना चाहिए ना। या कोई ना कोई तो उस सोसाइटी के अंदर भी लॉ मेकिंग बॉडी होगी ना। तो उसी लॉ मेकिंग बॉडी को तो हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। वही लॉ को इंप्लीमेंट, कोई ना कोई तो उस सोसाइटी में भी होगा जो इंप्लीमेंट करेगा लॉ को, उसी को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और कुछ होगा बॉडी जो उस लॉ के वायोलेशन होने पे जस्टिस डिलीवर करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशरी। तो वो बिना गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। ताकि वे, यहां पे वे लिख लीजिएगा बेटा, ताकि वे अपनी मूल असुरक्षाओं से मुक्त होकर, ठीक है, एक सहज जीवन व्यतीत कर सके।
डन। क्या हुआ अभिषेक? ठीक है, शैल आई मूव नाउ। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि इस आर्गुमेंट का कि कौन लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल, मतलब कौन लोग ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए और कौन लोग बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब इससे फर्दर एक स्टेप आगे आते हैं और हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या इंडिया के अंदर वाकई पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, और अगर है तो क्यों है, एक्चुअली में है, ठीक है, और क्यों है उसके रीजन यहां पे दिए हुए हैं। तो यहां पे देखिए क्या कहता है कि इन इंडिया द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन दैट कैन बी हार्म्ड बाय द एंटी नेशनल फोर्सेस, हेंस इन ऑर्डर टू टेकल दिस इशू इट इज एसेंशियल फॉर इंडिया टू हैव द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किया, 1947 में भारत को जो है आजादी मिली। तो 1947 के बाद अगर आप देखेंगे तो इंडिया आज भी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इंडिया कई जगह से बॉर्डर इशू से जूझ रहा है, ठीक है, ड्यू टू द मिस्टेक्स ऑफ ब्रिटिशर्स और एनीथिंग, वो सब छोड़िए, ठीक है, उस पर मत आइए। आप देखेंगे तो इंडिया जितने कंट्री से उसका बॉर्डर लगा हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, ठीक है, वहां पे मरीन इशू है, चाहे आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, आप मुझे एक बॉर्डर का नाम बता दीजिए जहां पे इंडिया का डिस्प्यूट ना हो। हर जगह डिस्प्यूट है। हाँ हाँ, भूटान है। वेरी गुड। तो ज्यादातर जो इंडिया में जो बॉर्डर है, जो इंडिया के लगे हुए हैं, वहां पे वो बॉर्डर इशू के साथ झेल रहा है। इट्स नॉट अबाउट बॉर्डर इशू ओनली, उसके अलावा कई तरह की इंटरनल फैक्टर्स हैं जिससे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। फॉर एग्जांपल नक्सलाइट्स, ठीक है, उसके अलावा नक्सलाइट्स के अलावा अपने यहां आपको पता है माओइस्ट भी है, माओवाद भी है अपने यहां, ठीक है, नक्सलवाद भी है, आपको पता है माओइस्ट भी है, माओवाद भी है अपने यहां, ठीक है, नक्सलवाद भी है, माओवाद। इसके अलावा सेपरेटिस्ट भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलगाववादी। अलगाववादी ज्यादा जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इंटरनल में, तो एक अपने यहां जो है रीजनलिज्म एक कंसेप्ट है, क्षेत्रवादिता। तो बिहार वाला बिहार के साथ कंफर्टेबल है, यूपी वाला यूपी के साथ कंफर्टेबल है, मराठी वाला मराठियों के साथ कंफर्टेबल है। तो इतने सारे इश्यूज हैं कि अगर यहां पे अगर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम ना हो तो इस सोसाइटी को आप कैसे गवर्न कर पाएंगे। तो ड्यू टू दीज रीजन इंडिया नीड अ स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम, इन सारे चीजों से जूझने के लिए। क्योंकि जब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं हम, तो बॉर्डर से लेके और अंदर तक जितनी चीजें हैं हम सब पे बात करते हैं। आपको पता है इंडिया में कितने इंटरेस्ट ग्रुप हैं? थाउजेंड्स ऑफ स्टेट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। मीडिया एक अपना इंटरेस्ट ग्रुप लेके बैठा हुआ है, ठीक है। आप लेबर यूनियन को बोलेंगे, लेबर यूनियन का अपना इंटरेस्ट ग्रुप है, ठीक है। जो ऐसे संगठन है जैसे आरएसएस एक संगठन है, उसका अपना एक इंटरेस्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे इस्लामिक संगठन है, उनका अपना एक इंटरेस्ट है। तो सब ये इंटरेस्ट लेके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंटेग्रिटी या सॉवर्निटी को ये चैलेंज कर देते हैं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इनको टैकल करने के लिए भी इंडिया को एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम की, यानी एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है, ठीक है। तो आप ये टेपिएगा ही, ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा कि जो मैं बताया हूं उनको उसमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। खाली टेपने में मत लगे रहो, एग्जाम्पल डालना पड़ेगा। 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे, नंबर नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज दीज आर नॉट, नहीं देखो आप बात को समझो, ये एंटी नेशनल अब इसलिए हो गए हैं इनका, जिनका मैंने नाम लिया, क्योंकि इनका जो मीडियम रहा है वो चेंज हो गया है। पहले मीडियम कुछ था, अब तो वायलेंट हो गया है मीडियम। यार एक बात बताओ, आप एक नक्सलाइट एरिया में हो और नक्सलाइट एरिया में जो है वर्दी देख के जो है पुलिस की जगह डाकिये तक को गोली मार दिया जाता है। ये कहां है? ये सिर्फ गवर्नमेंट का अपोज हो रहा है क्या? है ना, बसें उड़ा दी जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, कुछ भी रैंडम किया। और अब मैं आपको बता रहा हूं, पहले जो नक्सलाइट्स जोन थे इंडिया में, जैसे छत्तीसगढ़ में थे, आंध्र प्रदेश में, दंतेवाड़ा, ये सब एरिया में,
पहले इनके आइडियोलॉजीज ठीक थे, ये कॉमन लोगों को कभी हैम्पर नहीं करते थे। अब तो एक्सटॉर्शन मनी लेते हैं भाई। आप वहां पे जाओगे, एक छोटा सा काम करोगे, आपसे एक्सटॉर्शन लेंगे। अब ये क्या है बताओ अर्जुन? ये एंटी गवर्नमेंट तो नहीं हुआ ना? नाउ दे आर नॉट थिंकिंग फॉर द कंट्री, दे आर थिंकिंग फॉर देयर ओन। अब देखिए, देयर आर सेवरल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इंटरनल थ्रेट पे जो मैंने अभी बताया, टेररिज्म, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट में मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा, हाँ, कि जब भी हम क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे पुअर और रिच के बीच बात होती है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब धर्म से कोई टकराव का मतलब नहीं। इट्स नॉट अबाउट द कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। जब हम सॉरी क्लास नहीं, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ये जात में जो है कोई टकराव नहीं होता, धर्म में कोई टकराव नहीं होता। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मींस रिच एंड पुअर, अपर एंड लोअर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? इसके अलावा कास्टिज्म, जातिवाद, ये तो इंडिया के रूट में है, समझ रहे ना आप? डीप रूटेड है इंडिया का। हाँ, नक्सलिज्म, नक्सलवाद, सेपरेटिज्म जो है, अलगाववाद, ये सभी जो है कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने, जिससे टैकल करने के लिए इंडिया को एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, ठीक है? चलिए दोनों पॉइंट लिख लीजिए। आगे बढ़े। क्या? अच्छा, मतलब तेज हो जा रहा है। हाँ चले आगे बढ़ते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, तो समझ के चलिएगा इसको। पहले तो मुझे कोई बता सकता है कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है? एग्जैक्टली जो वेलफेयर स्टेट होता है, जो कल्याणकारी राज्य होता है, उसका जो मोटो होता है वो ये होता है कि जितने भी एसेंशियल नीड्स होते हैं लोगों के, लाइक फूड, हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, है, ये सारी चीजें जो है वो सरकार फुलफिल करे, ठीक है? इंडिया इज ए क्लियरली वेलफेयर स्टेट, ठीक है? और वेलफेयर स्टेट होने के नाते इसको बेसिक सिक्योरिटी तो लोगों को प्रोवाइड करना ही करना है। उसके अलावा ये सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी भी लाना चाहता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है विमेन और चाइल्ड का, जो आज भी डिप्राइव्ड है, बेसिक चीजों से डिप्राइव्ड है, न्यूट्रिशन से डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड समझ रहे हैं ना, मतलब वंचित है, डिप्राइव्ड है, वंचित है। वो एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, वंचित है। मैंने आपको एक दिन बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर वाकई आप विमेन इंपावरमेंट करना चाहते हैं कंट्री में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली उनके इनकम का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा आपको। वो आप जैसे भी करिए, आप उनको रिजर्वेशन देके करिए, आप उनको स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग दीजिए, उसके थ्रू वो जॉब करें, आप कॉटेज इंडस्ट्री का व्यवस्था कीजिए, जगह जहां पे ये लोग जो है पार्टिसिपेट करें, आप कम्युनिटी सिस्टम डेवलप कीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पर जब तक जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तब तक वो इंपावर नहीं होंगे। आप सीधी सी बात जान लीजिए, क्योंकि अगर घर की बच्ची को पढ़ना है और अगर वो घर के मेल कैंडिडेट पे अगर वो डिपेंडेंट है, तो वो उतना ही पढ़ेगी और वही पढ़ेगी जो वो लोग चाहेंगे, जितना वो लोग चाहेंगे, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। अब देखिए इसमें मैंने बताया आपको, सिंस द लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक वीमेन एंड पुअर चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक फैसिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हेंस दे हैव नॉट बीन एबल टू ज्वाइन द मेन डेवलपमेंटल स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। चूंकि बेसिक चीजों से, देखिए सोसाइटी का जो डेवलपमेंटल स्ट्रीम है, डेवलपमेंटल स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि जो सोसाइटी है वो मतलब जो उस समय की डिमांड है उसके हिसाब से चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि जो लोग सोसाइटी के यानी समाज के
जो डेवलपमेंटल स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनके पास सारी बेसिक चीजें हैं। अब जो आदमी बेसिक नीड है ही नहीं, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास जो है बेसिक चीजें नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने को, वो डेवलपमेंटल स्ट्रीम से कहां जुड़ेगा जी? सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके का स्कीम निकाल के, अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन और प्रोविजन देके जो इंडिया है वो इन लोगों को डेवलपमेंटल स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी डेवलपमेंटल स्ट्रीम से जोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। बात समझ रहे हैं ना? सामाजिक न्याय क्या होता है? सोशल जस्टिस यही होता है कि जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है उसको अपलिफ्ट करना, ठीक है, और डेवलपमेंटल सोसाइटी के साथ जुड़ना। अब उसके बीच में कोई भी आप पॉलिसी लगाइए, कोई भी आप जो है स्कीम चलाइए, लेकिन आपको क्या करना है? उनको डेवलपमेंटल स्ट्रीम से जोड़ना है। क्लियर है? तो इसमें जो है अगर इंडिया के अंदर एक अच्छा पॉलिटिकल या एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होगा तो क्या ये दोनों क्लास का जो गैप है, डिफरेंस है, वो फिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए भी इंडिया को एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। ठीक है प्रीतम दा? हाँ, सोशलिस्टिक स्टेट क्या कहती है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वॉट एवर द थिंग्स आर देयर, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जरूरी गैर जरूरी सारी चीजें सरकार ही करेगी। यहां क्या बोलता है? एसेंशियल थिंग्स। नॉन एसेंशियल थिंग्स हम दे देते हैं किसको? इंडस्ट्रीज को या प्राइवेट फर्म्स को, है ना? मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑल द सोशलिस्टिक स्टेट्स आर वेलफेयर स्टेट, बट ऑल द वेलफेयर स्टेट्स आर नॉट। समझ रहे हो ना आप? और देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रू मॉडल ऑफ सोशलिस्टिक कुछ होता ही नहीं है। ट्रू मॉडल ऑफ सोशलिस्टिक एक्चुअली में होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना? जो भी आप सोशलिस्टिक मॉडल देखते हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो है मिक्स्ड इकोनॉमी आके एंटर कर जाती है। कुछ ना कुछ पार्ट आपको प्राइवेट को डेलीगेट करना ही पड़ेगा, कर नहीं सकते आप खुद से। कैसे मैनेज होगा? या तो वही हाल होगा जो इंडिया, कैसे मैनेज होगा? या तो वही हाल होगा जो इंडिया का 1960, 70 और 80 के दशक में हुआ था कि गवर्नमेंट की साइज इतनी बड़ी हो गई थी कि वो खुद ही नहीं संभाल पा रहे थे। 8 सवा 8 बजे खत्म हो जाएगा आज, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर पे बेस्ड। और कितना अच्छा होगा कि आज ही आप लिख के दिखाएंगे भी, है ना? कौन है कौन है? अच्छा बेटा, वाह वाह, है ना? अरे यहीं करके खत्म करो ना, बाहर लेके क्यों जाना? हाँ, एक चैप्टर खत्म हुआ, यहीं कर आके खत्म करो, दी एंड करो। चले भाई आगे बढ़े। एनीवन? नहीं, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। वैसे मैं फिर बोला ना कि देयर इज नथिंग लाइक द ट्रू मॉडल ऑफ सोशलिस्टिक स्टेट। लेकिन सोशलिस्टिक स्टेट के अगर सोल, अगर फिलॉसफी को आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि नहीं, जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? बट ऐसा होता नहीं है ना प्रैक्टिकली। कोई ट्रू सोशलिस्टिक स्टेट हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन अगर आप उसके फिलॉसफी, अभी मैं तुम लोगों को थोड़े दिनों बाद इसी में पॉलिटी में ही 3 मॉडल पढ़ाऊंगा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट में एक बड़ा ही फाइन डिफरेंस होता है। बात समझ रहे हैं? अभी थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग आगे समझेंगे। सोशलिस्ट जो होते हैं, जो समाजवादी होते हैं, तो जो सोशलिस्ट होते हैं वो जो मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है, मतलब जो उत्पादन का माध्यम और जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो प्रोडक्शन होगा, मीन ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, उस पर सरकार कंट्रोल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं करती है। बात समझ रहे हैं?
कि मतलब उनका जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो बंटवारा पे नहीं करती है। कम्युनिस्ट जो कंट्री होती है वो मीन ऑफ प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों पे कंट्रोल करती है। एग्जांपल समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया। एग्जांपल से समझिए कि हम जो है एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हर आदमी जो है कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है और हमने कुछ जो है प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, अब ये प्रोड्यूस होने के बाद इसके ऊपर कंट्रोल अथॉरिटी गवर्नमेंट नहीं रखेगी। जिसने जितना एफर्ट लगाया, जैसे आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, कोई कारपेंटर है, किसी को बोलूंगा नहीं, मान लीजिए मैं ही कारपेंटर हूं, ठीक है, कोई जो है कुछ है, तो उसको उसके स्किल के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो ट्रू कम्युनिस्ट कंट्रीज होती हैं वो कहती हैं अरे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, कुछ भी हो, सब मिलकर प्रोड्यूस करो, सब में बराबर बटेगा, मैं बांटूंगा। क्लियर है? रिक्शे वाले को भी उतना ही वैल्यू और इंजीनियर को भी। ये कम्युनिस्ट होते हैं। सोशलिस्ट थोड़ा सा डिफर करते हैं। सोशलिस्ट जो होते हैं वो कम्युनिस्ट का लिबरल फॉर्म होता है, या आप बोल सकते हैं कि कम्युनिस्ट जो होता है सोशलिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। आपको एग्जांपल से समझ में आया कि नहीं कि मीन ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पाद के माध्यम और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे कम्युनिस्ट कंट्रोल करते हैं, और जो सोशलिस्ट होते हैं वो सिर्फ मीन ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल नहीं करते। इसमें बहुत बात करेंगे आगे, एक पूरा चैप्टर ही है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। वहां पे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में कंफ्यूजन रहता है लोगों को, वो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम यहां पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है, फोर्थ पॉइंट कि इंडिया के अंदर जो है एक हेटेरोजीनियस क्राउड रहता है। इंडिया के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो होता है इंटरेस्ट ग्रुप रहता है। ठीक है, तो चूंकि डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जो है बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो ये नेचुरल है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट होगा। उनके इंटरेस्ट में डिफरेंसेस आएंगे तो कंफ्लिक्ट होगा। तो अब इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक लॉ मेकिंग बॉडी भी होना चाहिए, एक लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी भी होना चाहिए, और एक ऐसा बॉडी भी होना चाहिए जो उस लॉ के वायलेट होने पे जस्टिस प्रोवाइड डिलीवर करे। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया में अब देखिए, अब हम बोलते हैं ना कि द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कार्यपालिका, ठीक है, सॉरी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अगर ये 3 होने हैं तो जरूरी है कि गवर्नमेंट होना चाहिए, और गवर्नमेंट के एग्जिस्ट करने के लिए स्टेट का होना जरूरी है। ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी। बिना पॉलिटिकल सिस्टम के गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी क्या? होना चाहिए ना पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए इंडिया में जो है पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस बिना पॉलिटिकल सिस्टम के संभव नहीं है बनाना। ठीक, क्लियर है? तो ये पार्ट है, इसको भी लिख लीजिए। कौन है? हेलो, नहीं, मैं कोचअप आई से बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं था, गूगल करना पड़ा था थोड़ा। टीसीएस का सर कोई बैच चल रहा? हाँ चल तो रहा है, बट अब मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगा। एक्चुअली मैं क्लास में हूँ। योर गुड नेम? योर गुड नेम? आनंद, आनंद कुमार। आनंद, मैं आपको ना आधे घंटे बाद या 8:45 तक आपको कॉल करूंगा, है ना? फिर बात करें। ठीक है, वेलकम। चले, कहाँ? यहीं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। और कहाँ? कल से तुम लोग ला के अर्जुन काम कर देना जो बोल रहे थे ना। तो फिर आज का तो ठीक है, आज का तो अवेलेबल हो जाएगा। ये रंगोली भी खत्म करें मंडे को, मतलब कल वाली क्लास में। ये नीला पीला बहुत हो गया, मैं खुद ही इरिटेट हो रहा हूँ इसको देख के। चले, हो गया भाई?
थोड़ा तेज लिखो, इतना धीरे लिखोगे तो टेस्ट कैसे होगा आज? है भाई अर्जुन? कौन, यहां से कोई नहीं जाएगा, ये केज आयरन है, आयरन केज है ये। अरे पानी वानी सब हम यही पिला देंगे, चिंता ना करो, जाएगा कोई नहीं। हाँ हाँ, नहीं ये वाला नहीं टूटेगा, शीशे का है, लेकिन टूटेगा नहीं, चिंता मत करो, बिना टेस्ट दिए कोई नहीं जा पाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा मैं आपको बताया हूं कि इंडिया जो है 1947 में उसको इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। तो अभी भी जो इंडिया का जो सोसाइटी है वो ट्रांजिशनल फेज में है। ट्रांजिशनल फेज में इन द सेंस ये है कि सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनके पास ऑलमोस्ट सारा वेल्थ कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसके पास वेल्थ की डिफिशियंसी है, उसके पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उसका अभाव है, ठीक है। तो अच्छा आप इसमें देखिए कई तरह का गवर्नमेंट ने रिफॉर्मेटिव मूव लिया, जैसे जो है लैंड रिफॉर्म बिल और ये सब लाया, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ किसी भी तरह से। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो रिसोर्सेज है इंडिया के पास उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। इसीलिए अगर आप रीजन वाइज भी देखेंगे, अब देखिए गवर्नमेंट ने, आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने जो है एक रेवोल्यूशन चलाया जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बेनिफिट जो है एक पर्टिकुलर जो है जगह को ही मिला, बाकी को नहीं मिला, ठीक है। तो अब क्या है कि वो गल्फ तो क्रिएट हो गया ना, जो आपके वेस्टर्न यूपी को मिला या पंजाब को मिला या बाकी हरियाणा को मिला या बाकी जो स्टेट्स को मिला और जिनको नहीं मिला, तो उसमें गल्फ क्रिएट हो गया। तो इंडिया जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये अभी भी सोशल ट्रांजिशन यानी जो है ट्रांजिशनल फेज में है, बीच बीच में कहीं है। तो अब यहां पे क्या होता है कि जो लोग एडवांटेजियस पोजीशन में है, जिन लोगों के पास बड़ा रिसोर्स है, जिनके अंडर जब रिफॉर्म करती है, किसी भी तरह का रिफॉर्म या किसी भी तरह का चेंज होता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और अनकंफर्टेबल होने के बाद कभी कभी वो लोग क्या हो जाते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसी के कारण हमें ये नुकसान हो रहा है और उसके कारण जो होता है कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इन चीजों को भी सेटल करने के लिए एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। सोशलाइजेशन हो रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन में एंटर कर रहे हैं हम लोग, ट्रांजिशनल फेज है, एक ट्रेडिशनल से जो है हम लोग मॉडर्न में एंटर कर रहे हैं। तो यहां पे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो इंडिया में इसकी जरूरत है। आज भी देखिए ना आप, जो है जो खाप पंचायत है, खाप समाज है, आप उधर जाइए देखिए, वहां पे अगर कोई लड़की है, अगर उसने कोई मतलब अगर कुछ बड़ा अगर काम करने की कोशिश किया तो उसको रोका जाता है। क्यों? क्योंकि इससे यह लगता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको चैलेंज मिल रहा है, हाँ उनको चैलेंज मिल रहा है, वो डाइल्यूट होंगे, तो निश्चित रूप से वो लोग दबाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए जो है पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है। डन। अब दूसरों का भी हो जाने दो।
ओके चले। अरुण के बिना क्लास खाली खाली था। वी वर मिसिंग हिम सिंस लास्ट 3-4 मंथ्स। अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हुआ ना, तब से अरुण एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको मैंने 3-4 बार कॉल किया। ज्यादा हाँ हाँ, वीजा बनवाने गया था, नेपाल के रास्ते चाइना शिफ्ट हो। कुछ आदमी होता है ना कि अपने पोटेंशियल और अपने ब्रेन के साथ जस्टिस नहीं करता है। ही इज वन ऑफ दोज फेलोज जो अपने पोटेंशियल और अपने दिमाग दोनों के साथ जस्टिस नहीं करता है। अदरवाइज ही हैज ह्यूज पोटेंशियल। क्या क्या कह रहा है? हनुमान हो जामुन की जरूरत पड़ती है। चले आगे बढ़े। सो कहता है कि मेनी ग्रेट थिंकर्स हैव इवन सेड दैट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम ह्यूमन बीइंग in right sense comes only when people start obeying the rules of its state। बात समझ रहे हैं? कहते हैं कि राइट सेंस में ह्यूमन वही होता है जो डिसिप्लिन होता है या अपने स्टेट के रूल्स को फॉलो करता है। आगे क्या कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट एंड लॉ द पावरफुल सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट वीकर सेक्शन एंड हैंस weaker section will always be afraid and will never be able to join the developmental stream of the nation। that is the concluding point कि अगर किसी तरह का स्टेट या लॉ ना हो तो जो एक शक्तिशाली वर्ग या मजबूत वर्ग है वो कमजोर वर्ग को लगातार जो है दबाती रहेगी और कभी भी जो है वो समाज के विकास के गति के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको कि जो एक्सप्लॉइटेशन होता है ना बेटा, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है इस एक्सप्लॉइटेशन का भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, पता है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सप्लॉइटेशन उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को अगर ब्रेक कर जाए तो यही एक्सप्लॉइटेशन रिवॉल्ट में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि जो आप एक्सप्लॉइटेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? शोषण। हाँ, शोषण की भी एक सीमा होती है और जब कोई भी शोषण उस सीमा को लांघ जाता है तब यह विद्रोह में कन्वर्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी एक बड़ा इशू है। ठीक है, आप लगातार किसी को दबाते रहिए, कुचलते रहिए, दबाते रहिए, लास्ट में अगर उसके पास कुछ नहीं बचा, उसको लगे कि अब तो बचा ही नहीं है कुछ, अब तो बस या तो मार दो या तो मर जाओ, है ना, तो वो आपको मारने मरने पे उतर जाएगा, देन रिवॉल्ट हो जाएगा, है ना। और हुआ है ऐसा 1857। कैन यू रिमेंबर दैट इवेंट? 1857 में बहुत बड़ा कॉज था कि जो रिवॉल्ट हुआ उसमें एक्सप्लॉइटेशन का बहुत बड़ा हाथ था। किन लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन किया था? लार्जली दो सेक्शन था, ब्रिटिशर्स एंड जमींदार्स। इन दोनों का नेक्सस फॉर्म हो गया था। और आपने देखा कि नहीं कि उस मतलब 1857 के रिवॉल्ट में नहीं, ऐसे ऐसे बेटा, तो ऐसे तो बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं छोटे बड़े। क्या 1857? ये कभी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वो सर आपको बताएंगे। इसमें बहुत हेटरोजीनियस ओपिनियन है बेटा, बहुत अलग अलग ओपिनियन है कि इसको जो है, पहली बात तो कि इस तरह का सेंस जो था कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा बहुत कम लोगों के अंदर था। मेन चीज था कि उनको ड्रेन कर दिया गया था, पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था। ड्रेन मतलब उनका सब कुछ लूट लिया गया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेन मोटिव यही था। बाकी आप देखिए ज्यादातर जो हायर सेक्शन था सोसाइटी का उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इन्वॉल्व नहीं हुई। बहुत कम, बहुत सिलेक्टेड लोग जो अपर सेक्शन में थे उन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया 1857 में। अदरवाइज ज्यादातर जो सेक्शन था वो फार्मर्स और जो पीजेंट्स थे, ठीक है,
इस तरह के लोगों ने ज्यादा उसमें जो है पार्टिसिपेट किया। उसका रीजन यही था। ऊपर वालों को क्या था, वो तो एडवांटेजियस पोजीशन में थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतिहास आप लोग इतिहास वाले सर से पढ़िएगा, हमसे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, कहता है कि सिंस पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पावर होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, इसके पास किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पावर होता है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के पास चूंकि किसी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप से ज्यादा पावर होता है, तो यही एक तरीका है जिसके थ्रू जो है लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। और क्या कहता है इसमें कि the biggest evidence is that most of the historians and anthropologists have seen the presence of political structure in all kind of society in one or other form, whether it is democracy, monarchy or dictatorship from ancient to modern time। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो किसी भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंसेस देखेंगे, जो हिस्टोरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, दोज हु डील विद द साइंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, मानव विकास का जो विज्ञान होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप एंशिएंट से उठा के और मॉडर्न टाइम तक देख लीजिए, किसी ना किसी तरीके से सरकार या गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंट रही है, चाहे वो मोनार्कियल हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे ऑटोक्रेटिक हो या डेमोक्रेसी हो, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट का होना एसेंशियल है, वो किसी भी रूप में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और गवर्नमेंट के होने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है, बस लिख लीजिए। आई थिंक ये कंक्लूडिंग पॉइंट है लास्ट का। इसके बाद क्वेश्चंस करा देंगे, इतना कोई भारी कंसेप्ट नहीं है समझने वाला इसमें। एक रीडिंग लगा लेंगे घर पे, आप जाके आराम से लिख लेंगे। डन। हो गया सबका। नीतीश और अमित बहुत धीरे लिख रहे हो।
और दोनों पास पास में ही बैठ गए हो हैं। थोड़ा पड़ोसी बदलो, एक तेज लिखने वाले के पास बैठो, फोटो खींच लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है, कहता है कि इन प्रेजेंट टाइम द रोल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हैज इंक्रीज ग्रेटली। अभी क्या है कि आज का जो टाइम है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम का जो रोल है वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं मेंटेन कर रहा है, बल्कि आपके पूरे वेलफेयर का ध्यान रखती है। देखिए, कई फॉर्म ऑफ स्टेट आए थे, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें पहला जो स्टेट आया था, जो पहला स्टेट अपीयर हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं पुलिस स्टेट। क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी? स्टेटस क्यू को मेंटेन करती थी। स्टेटस क्यू को मेंटेन करती थी मतलब ये क्या करती थी कि यथास्थिति को जो है चलाती थी, जो पीछे से आ रहा है उसको चलाती रहती थी। बेसिकली क्या करती थी कि ये आपसे टैक्स लेती थी और उस टैक्स के बदले आपको सिर्फ और सिर्फ जो है क्या करती थी? सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। किसी भी तरह के इंटरनल कन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट या किसी भी तरह के एक्सटर्नल जो एग्रेशन होता है उसके अगेंस्ट। तो पुलिस स्टेट जो है कुछ इस तरह का स्टेट थी। पुलिस स्टेट जो है बेसिकली कहा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती थी। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता था तुम्हारे घर में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर में बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे घर में जो है तुम्हारे बगल में सड़क बना है कि नहीं, तुम एजुकेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दे हैड नथिंग टू डू विथ ऑल दिस। इस पुलिस स्टेट के बाद जो है, जो हमारे यहां जो स्टेट आया वो कंसेप्ट आया वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, अब वेलफेयर स्टेट ने जो है इस लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन किया ही किया, उसके साथ साथ आपकी बेसिक सिक्योरिटी भी आपको या एसेंशियल चीजें भी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आज का जो सोसाइटी है उसका एस्पिरेशन बहुत हाई है, उसको जॉब भी चाहिए, उसको मॉडर्न लाइफ भी चाहिए, उसको बाइक भी चाहिए, उसको कार भी चाहिए। ठीक है, उसको जो है डिसेंट लेवल की लाइफ चाहिए, हर तरह से उसको डिसेंट लेवल की लाइफ चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड और एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी इन द प्रेजेंट टाइम। तो उस वर्तमान समय में लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह से गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके से अपना एफर्ट लगाती है। ठीक है, तो इस एफर्ट को पुट करने के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। लिख लिया? अरे प्रीतम दा हो गया? अरे बंद करो।
मैं तुम्हारा आलू छील दूंगा यहाँ पे, बता रहा हूँ। हाँ। मसाला वसाला सब हो जाएगा यहाँ पे, तेल छौंका सब। अच्छा, ये मेरा पड़ोसी है इसलिए बहुत ज्यादा फ्रीडम है इसको। हो गया, लिख लिए सब लोग? वेरी गुड, हो गया अमित? वाओ, डन। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग पहले फोटो ले लीजिए, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कहता है कि कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, इसके क्या क्या रीजन है। बोलता है द नेशन बिल्डिंग, नेशनल नहीं होगा यहाँ पे, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया इज गोइंग ऑन दैट कुड बी हार्म्ड बाई द, एक मिनट, हाँ, एंटी नेशनल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है देयर आर सेवरल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सेकेंड, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। फोर्थ बोल रहा है इंडियन सोसाइटी इज इन स्टेट ऑफ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें से कौन सा वाला सही होगा? फबा, ऑल ऑफ द अबव सब करेक्ट होगा। कोई ऐसा है जो डिसएग्री हो रहा है इससे, मतलब जो नहीं सहमत है भाई वो भी बता दे। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार यूपीएससी में, इट वॉज अपीयर्ड इन 2014-15 कुछ, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है मुझे, बट वो एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, बट आया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नाउ एक ही क्वेश्चन इस तरह के उस पर बेस्ड आया है, मेंस में एक बार अपीयर हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, बहुत क्लियरली अपीयर हुआ है और ज्यादा दूर नहीं, 17 या 18 में अपीयर हुआ है। उस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। ठीक है, कि डज इंडिया रियली नीड अ पॉलिटिकल सिस्टम, और आपको जस्टिफाई करना है कि पॉलिटिकल सिस्टम है। अरे आज नहीं दे रहा हूं लिखने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम, और आपको जस्टिफाई करना है कि पॉलिटिकल सिस्टम है। अरे आज नहीं दे रहा हूं लिखने के लिए, घर पे कर लेना है ना, क्योंकि जो मैं पढ़ाया हूं उसी को चेपोगे तुम लोग। कोशिश आप उसका समझो, क्रक समझो ये है कि जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया है भैया, ये पॉइंट से काम नहीं चलेगा। जब आप लिखेंगे इन पॉइंट्स को, जो भी 6-7 पॉइंट्स हैं, देन यू हैव टू कोट दी रीजंस आल्सो, मतलब एग्जांपल्स आल्सो। So, एक अगर मैं बोला कि इन फ्रंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी दीज आर दी फॉलोइंग थ्रेट्स, ठीक है, ड्यू टू दिस देयर शुड बी दी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, तो वो इंटरनल जो सिक्योरिटी को जो थ्रेट मिल रहा है सेपरेटिस्ट से या नक्सलाइट से या बाकी जो फोर्सेज हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा उधर। तो 250 इसके वर्ड्स लिमिट होंगे जिसमें आपको इसको कंप्लीट करना है, 250 शब्द, और इसमें कोई बहाना नहीं, कल ही देखूंगा मैं। ठीक है, सो पहला चैप्टर खत्म हो गया हमारा। सेकंड चैप्टर क्या है भाई, कोई बताएगा? हाँ, ओके, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो टुमारो वी शैल स्टार्ट दी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू।